हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 1 एमपीपीएससी प्रीलिम्स से रिलेटेड। यूनिट 1 आपका नया टॉपिक जो ऐड हुआ है संकल्पना और विचार, उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले हमने एक दो लेक्चर देखे हैं ऋग्वेद से संबंधित, आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। संकल्पना और विचार में मैंने आपको बताया कि जितने भी वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ है, अरण्यक हैं, उनको पढ़ने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये जो इतिहास में हम पढ़ते आए हैं कि कितने कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, किसमें कौन सी चीजें हैं, ये सारी चीजें। लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ डिटेलिंग भी पढ़नी है जब हम उसके संकल्पना और विचार की बात करेंगे, है ना, कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, तो हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे, तो हम दोनों चीजें कवर करेंगे। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं जो आपके 2024 में पूछे गए हैं, हमने वो भी सबसे शुरुआत में डिस्कस कर लिए थे, ये देखने के लिए कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। आपको जो क्वेश्चन का पैटर्न मिलेगा वो मिलेगा कुछ जो आपके आसान क्वेश्चन है, जैसे सबसे पुराना ग्रंथ बताइए, तो सबसे आपको क्या मिलेगा, कुछ इजी टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ आपको मॉडरेट मिलेंगे जो अगर आपने थोड़ा डिटेल में पढ़ा है तो वो आपसे बन जाएगा, तो कुछ मॉडरेट मिलेंगे, कुछ आपको काफी ज्यादा टफ मिलेंगे, काफी ज्यादा कठिन मिलेंगे। जैसे कि पूछा गया था उपनयन संस्कार में क्षत्रिय जो है उनके लिए कौन सा मंत्र पढ़ा जाता है, और या फिर हम योग की बात करें तो अष्टांग योग में पूछा गया था डिटेल में, तो ये सारी चीजें फिर डिटेल में भी पूछी जाती है, तो हम दोनों चीजें कवर करते हुए चलेंगे। आसान आसान सारी चीजें तो पढ़ेंगे ही, डिटेल भी कवर करेंगे। ऋग्वेद में हमने बेसिक कंप्लीट कर लिया है, आज हम देखने वाले हैं ऋग्वेद का विभाजन। सबसे शुरू में मैंने आपको एक लेक्चर में ये भी बताया था कि कौन से वेद से संबंधित कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन सा उपनिषद है, कौन सा अरण्यक है। जैसे ऋग्वेद का ऐतरेय है और कौशितकी है, ठीक है। ऐतरेय और कौशिक दो फ्रेंड हैं ऋग्वेद के ऋषि के। यहाँ पे विभाजन, डिवीजन जो है, ऋग्वेद डिवाइड इनटू या डिवीजन देखते हैं तो ये किसमें है, दो भागों में है। एक आपका अष्टक क्रम कहलाता है, एक आपका मंडल क्रम कहलाता है। हम मेनली जो देखते हैं लूसेंट वगैरह में वो मंडल क्रम है, 10 मंडल होते हैं, है ना, हम हमेशा पढ़ते हैं 10 मंडल, 1028 सूक्त होते हैं। सूक्त क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया है ना, मंत्र हैं बहुत सारे सूक्त के अंदर, तो आपने मंडल क्रम सुना है। लेकिन एक और क्रम होता है जिसको हम बोलते हैं अष्टक क्रम। अष्टक क्रम क्या है, यहाँ पे अष्टक क्रम मतलब 8 अष्टकों में डिवाइडेड है। हमने पूरा ऋग्वेद जैसे मान लीजिए डिवाइड करने का दूसरा तरीका है, तो हमने पूरे के पूरे ऋग्वेद को कैसे डिवाइड कर रखा है, 8 अष्टक में डिवाइड कर रखा है। तो ये हो गया आपका 8 अष्टक, ठीक है, 8 अष्टक। यहां से अगर हम बात करें तो प्रत्येक अष्टक में आपको क्या मिलेगा, 8 अध्याय मिलेंगे, 8 अध्याय, ठीक है, 8 चैप्टर मिलेंगे, 8 अध्याय मिलेंगे। तो टोटल कितने अध्याय हैं, 64 अध्याय हो गए। मतलब हमने यहाँ पे क्या कर लिया, 1 2 3 4 ऐसे करते करते 8 नंबर तक हम पहुंचे। 8 क्या हो गए, हमारे अष्टक क्रम हो गए, अष्टकों में हमने डिवाइड कर रखा है। उसमें से भी हर एक में कितने आपको यहाँ पे अध्याय मिलेंगे, चैप्टर मिलेंगे, 8 अध्याय मिलेंगे। तो जब हम 8 करते करते से नीचे तक पहुंचेंगे तो टोटल कितने अध्याय, चैप्टर हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे, ठीक है। फिर अध्याय मतलब अध्याय के अंदर भी क्या डिवाइडेड है, हमने वर्गों में डिवाइड कर रखा है। जैसे आप देखेंगे जब हम कोई सिंपल सी बुक उठाते हैं तो बुक में आप जब इंडेक्स में देखेंगे तो आपको वहां पे लिखा रहेगा कि भाई कितने चैप्टर है यहाँ पे, ठीक है। चैप्टर के अंतर्गत क्या लिखा रहेगा कि कितने से पेज नंबर, मान लीजिए 5 से लेके यहाँ पे 15 तक ये चैप्टर है। जब हम चैप्टर में जाएंगे तो वहां पे भी हम देखेंगे कि फिर वो भी डिवाइडेड है, हर पेज में अलग अलग चीजें बताई गई हैं। सेम ऐसे ही जब हम चैप्टर अध्याय में जाएंगे अंदर तो वहां क्या मिलेगा, हमें वर्ग मिलेगा, ठीक है, वर्गों में विभाजित है। और हर वर्ग में क्या मिलेगा आपको, औसतन एवरेज 5 मंत्र मिलेंगे। मतलब एक चैप्टर की हम बात करें, एक अध्याय की बात करें, उसके अंदर हमको क्या मिलेगा, वर्ग मिलेगा। वर्ग मतलब यहाँ पे इस वर्ग में क्या है, एवरेज 5 मंत्र हैं, और ये 5 मंत्र क्या कहला रहे हैं, वर्ग कहला रहे हैं। और ये किसके अंतर्गत आता है, एक चैप्टर के अंतर्गत आता है, एक अध्याय के अंतर्गत आता है। टोटल कितने अध्याय हैं, 64 अध्याय हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मंत्र भी 64 इंटू 5 करके निकाल सकते हैं। एवरेज की बात कर रही हूं मैं यहाँ पे, है ना। तो आप इतनी डिटेल में नहीं जाएगा, बस ये याद रखिएगा जैसे हम मंडल पढ़ते हैं 10 मंडल 1028 सूक्त, सेम ऐसे ही हम अष्टक पढ़ते हैं, 8 अष्टक हैं, वहां मंडल 10 है लेकिन अष्टक जो है 2 कम है, 8 ही है, 8। फिर दूसरा अगर हम बात करें 8 जो है उसमें चैप्टर कितने हैं, वो भी 8 ही है। तो ये हो गया आपका अष्टक। अष्टक जो डिवाइडेड है वो डिवाइडेड आपके अध्याय में, अध्याय जो है वो किस में डिवाइड है,
वर्ग में, और वर्ग के अंतर्गत आते हैं आपके मंत्र। 5 मंत्र हो गए एवरेज किसमें, आपके एक वर्ग में। अध्याय हो गए 8, अष्टक हो गए 8। ठीक है, ये आपका हो गया। आप एक बार जरूर इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ऐसा भी कुछ होता है ऋग्वेद को जब हम पढ़ते हैं तो। दूसरा हो गया मंडल क्रम। मंडल क्रम हम हमेशा पढ़ते हैं, चाहे वो इतिहास की किताबों में हो, चाहे आपके लूसेंट में हो। उसमें क्या है, आपके 10 मंडलों में विभाजित है ना। शुरुआत का हमने देखा कि पहला, 10वां, 9, 8 ये सब कैसे हैं, लास्ट में जोड़े गए हैं। स्पेशली पहला और 10वां सबसे लास्ट में जोड़ा गया है, जो आपका दूसरा और से लेके 7वां मंडल तक है। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, ये जो आपके 7 तक मंडल है 2 से, ये आपके पुराने मंडल है। ये हमने देखा था। किस मंडल की रचना किस गुरु ने की है, किस ऋषि ने की है, हमने ये भी देखा था, है ना। ये जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पे हो गए 10 मंडल, 85 अनुवाक, ये आपके अनुवाक में डिवाइड रहता है। और अनुवाक जो है किसमें डिवाइड रहते हैं, सूक्त में डिवाइड रहते हैं। तो टोटल कितने सूक्त हैं, तो अगर हम सूक्त की बात करें, सूक्ताज कितने हैं, 1028। टोटल मंत्र कितने हैं ये जरूरी नहीं है याद करना, 1028 सूक्त याद रखिएगा। उसमें से भी आपको मिलेगा 1017 प्लस 11 खिल सूक्त। अब ये खिल सूक्त क्या है, 11 जो है इनकी संख्या भी आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलेगी। लेकिन ये याद रखिएगा कि खिल सूक्त जो है ये बाद में जोड़े गए हैं ऋग्वेद में। ऐसा मतलब हमें पता चलता है, बहुत सारे ऐसे इतिहासकार, हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि ये ओरिजिनल जो आपका ऋग्वेद के मंत्र थे उसमें शामिल नहीं था। बाद में आपके 11 खिल सूक्त जो हैं वो जोड़े गए हैं, सप्लीमेंट टाइप का है। ठीक है, तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, खिल सूक्त बोलते हैं। मतलब बहुत डिटेलिंग में जाएंगे तो खिल का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आपको समझना क्या है कि ये बाद में जोड़े गए हैं। ठीक है, ओरिजिनल टेक्स्ट में नहीं थे। शाकल शाखा जो है, अभी आप शाखाएं देखेंगे, ब्रांचेस देखेंगे, उसमें आपको खिल सूक्त मिलता है। ठीक है, तो ये मान के चलिएगा कि ओरिजिनल मंत्रों में से ये नहीं है, इसमें बाद में जोड़ा गया, इसलिए इसको 11 जो है अलग से खिल सूक्त बोलते हैं। 1028 में से भी 11 जो है वो खिल सूक्त है। ठीक है, ये आप एक बार याद रखेंगे। अष्टक क्रम, मंडल क्रम, 8 अष्टक, 8 अध्याय, और फिर उसके बाद आपका हो गया 5 एवरेज मंत्र वर्ग में है, 10 मंडल, 85 अनुवाक, उसके बाद आपके 1028 सूक्त। 1028 सूक्त में से भी जो आपके कितने हैं, 11, एक और एक 11, ये खिल सूक्त है। ठीक है, ये हो गया। फिर आते हैं आपके ब्रांचेस में, ऋग्वेद की ब्रांचेस या ऋग्वेद की शाखाएं। आपको भी पता है कि ये बहुत ज्यादा पुरानी है हमारी ऋग्वेद, तो बहुत सारी इसकी शाखाएं नहीं मिलती हैं। पतंजलि जी ने बोला था कि इसकी लगभग 21 शाखाएं। हमें कितनी मिलती हैं, हमें मिलती है 5। पांचों के नाम याद रखना है, शाकल, वास्कल, आश्वलायन, सांख्यायन और मांडुकायन। अब आपको क्या करना है, बस थोड़ी थोड़ी दिमाग में रखना है। इसमें से भी अगर सबसे ज्यादा अगर आपको कोई याद रखनी है, वो रखनी है शाकल। शाकल शाखा किससे संबंधित है, ऋग्वेद से संबंधित है। उसके अलावा वास्कल, आश्वलायन, अच्छा यहाँ पे जो है वास्कल हो गया, आश्वलायन हो गया, सांख्यायन हो गया, मांडुकायन हो गया। तो यहाँ पे मांडू, जैसे आपका ये हो गया पांडु, यहाँ पे हो गया आपका शंख, यहाँ पे हो गया अश्व, वास्कल का हो गया, यहाँ पे वास्प कर सकते हैं। ठीक है, शाकल, तो ये सब आप किसी न किसी नाम से रिलेट करके भी याद कर सकते हैं ना। अश्व एक आपके ऋग्वेद के शाखा में एक घोड़ा टाइप का आपने कुछ पढ़ा है, एक शंख टाइप का कुछ पढ़ा है, एक आपने वास्प टाइप का कुछ पढ़ा है ना, तो यहाँ पे वास्कल हो जाएगा। शाकल जो हम जब आप धूप वगैरह देते हैं या फिर आप जब अग्नि में हवन वगैरह करते हैं, उसको शाकल बोलते हैं हमारे यहाँ, जो पूरा मटेरियल बनाते हैं, उससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो देखिए, रिलेट करके पढ़ेंगे तो लंबे टाइम तक याद रहेगा। मैं रिलेट इसलिए नहीं करवा रही हूँ ज्यादा कि आप अपने हिसाब से देख लें कि आपको कितना याद रखना है। थोड़ा बहुत मैं बता दे रही हूँ जिससे लंबे टाइम तक आपको याद रहे, अगर आप मेरे तरीके से याद करना चाहते हो। हमने घोड़ा देखा है, हमने शंख देखा है, एक पांडु देखा है, ये आपका मांडुकायन हो गया। उसके अलावा शाकल जो हम हवन कर रहे हैं वो हो गया, एक वास्प हो गया, तो वास्कल हो गया। ठीक है, तो ये 5 आपकी शाखाएं हैं। पतंजलि ने जिन्हें बताई कि भैया 21 थी, मिलती 5 है, उसमें से भी शाकल जो है आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये सब मिलती क्यों नहीं है हमें, इसका आपका आंसर पता ही है आपको, क्योंकि आपका किसमें होता था, गुरु जो है, गुरु शिष्य परंपरा में गुरु अपने शिष्यों को सारी चीजें याद करवाते थे। लिखी बहुत बाद में गई हैं, तो क्या चीजें मिस हो गई, क्या चीजें हैं, किस गुरु मतलब किस शिष्य तक क्या चीजें पहुंची, उसने क्या क्या चीजें लिखी, बस इतना ही है ना। माना जाता है शुरू में तो बहुत सारी थी, 11 शाखाएं थी ऋग्वेद की, है ना, ब्रांचेस।
ऐसा मान के चलिए कि ऋग्वेद बहुत ही बड़ा जो है आपका एक ग्रंथ था, जिसमें बहुत सारी चीजें अभी हमें नहीं मिली हैं, खो गई हैं। ठीक है, तो हमने ये शाखाएं देखी। फिर इसके बाद आगे इसकी विषय वस्तु। विषय वस्तु मतलब ये किससे रिलेटेड है ना, सब्जेक्ट मैटर जो है इसका क्या है। तो आप देखेंगे कि ऋग्वेद में बहुत सारी चीजों के बारे में हमें बताया गया है। अगर हम इतिहास की दृष्टि से देखें, इतिहास की दृष्टि से, तो इसी से हम समाज के बारे में जान पाते हैं, उस टाइम के समाज के बारे में, उस टाइम की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, ठीक है, उस टाइम की आर्थिक व्यवस्था के बारे में, उस टाइम की सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में। तो ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट मैटर ऋग्वेद का, कि हम इतनी सारी चीजों के बारे में पता लगाते हैं सिर्फ ऋग्वेद को पढ़ के, उसके बारे में जानकर। उसके अलावा जब हम विचार और संकल्पना की बात करेंगे तो हम समाज की आर्थिक व्यवस्था की बात तो नहीं करेंगे, विचारों की बात करेंगे। तो ऋग्वेद में कैसे कैसे विचार हैं उसका विषय वस्तु की हम बात कर रहे हैं। तो ऋग्वेद में आपको क्या मिलेगा, एक सब्जेक्ट मिलेगा ज्ञान विज्ञान का, कि इस वेद के जो सूक्त है उससे तत्कालीन संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान होता है। इसके साथ साथ वैज्ञानिक बातें भी पता चलती हैं वैदिक सूत्रों के माध्यम से, जैसे सोम नामक वनस्पति का ज्ञान था। अभी आप देखेंगे कि सोम जो है वो कहाँ पे मिलता है, आपके हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला है जिसका मूजवंत नाम था, वहां पे मिलता है। मतलब यहाँ पे इनको वनस्पतियों का ज्ञान था। आपको भी पता है कि जब हम शुरुआती दौर की बात करें, जैसे कोई भी हम पत्ती को देखकर तो नहीं पता लगा पाएंगे कि ये अच्छी है, बुरी है, जहरीली तो नहीं है। तो हमें धीरे धीरे उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना होगा। सोम जो है उसका पान करते थे, सोम रस का पान करते थे आर्य, मतलब हमें वनस्पतियों का ज्ञान था। उसके अलावा आप और क्या देखेंगे, और आप देखेंगे कि बहुत सारे जो हमारे देवी देवता थे, है ना, उसका हमने जो आपके यहाँ पे बहुत सारी नेचर से रिलेटेड चीजें हैं उस पे हमने बना रखा था। तो हमें नेचर से रिलेटेड चीजों के बारे में भी पता था, ये भी आपको पता चलेगा। ठीक है, और क्या पता चलेगा, और पता चलेगा नदियों के बारे में। नदियां हमने जैसे नदी के किनारे हमने कौन कौन सी नदियों की बात की है, सप्त सैंधव नदियों की बात की है, तो उस इलाके के बारे में पता चलेगा। तो बहुत सारी चीजें, ज्ञान विज्ञान की चीजें हमें पता चलती किससे, ऋग्वेद से। मैं यहाँ पे डिटेलिंग में इसलिए भी नहीं जा रही हूँ क्योंकि कौन कौन सी नदी का वर्णन है, कौन सा युद्ध बताया गया है, सोमरस के बारे में, देवताओं के बारे में, कौन कौन से देवताओं का वर्णन है, वो सब हम वैसे भी डिटेलिंग करेंगे। अभी बस ये याद रखिए कि जब हम विचार की बात करते हैं तो ऋग्वेद में आपके ज्ञान विज्ञान, कला संस्कृति के बारे में पता चलता है, उनको नॉलेज किस किस चीज की थी उसके बारे में पता चलता है, समुद्र का ज्ञान था, मरुस्थल का ज्ञान था, ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं ऋग्वेद से। दूसरा हो गया देववाद। हमने अभी बताया कि यहाँ पे जो आपके सूक्त हैं, ठीक है, सूक्त जो है वो देवताओं की स्तुति के लिए मैक्सिमम सूक्त लिखे गए हैं। हम देखेंगे इंद्र की स्तुति में आपको बहुत सारे सूक्त मिलेंगे, अग्नि हो गए, वरुण हो गए, तो बहुत सारे जो आपके सूक्त हैं वो क्यों लिखे गए, भगवान की, देवताओं की यहाँ पे क्या करने के लिए, स्तुति करने के लिए। ठीक है, द सूक्तास ऑफ ऋग्वेदास आर मेनली फॉर द प्रेज ऑफ द गॉड्स। ठीक है, मेनली किसके लिए लिखे गए थे, स्तुति के लिए। वैदिक ऋषियों ने ब्रह्मांड को 3 भागों में बांटा था, एक था द्यू, एक था अंतरिक्ष, एक था भू। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें पता था कि भैया अंतरिक्ष भी है, तो हमने 3 भागों में डिवाइड कर रखे थे अपने जो देवता हैं, एक था द्यू, एक था अंतरिक्ष, एक था भू। यही त्रिलोक थे और तीनों लोकों में विविध देवताओं को क्रियाशील माना जाता था। हम बोलते हैं ना 3 लोक हैं, 3 लोक के देवताओं को हम पूछते थे। तो इससे भी आप देखेंगे कि हमें साइंस का नॉलेज था। जैसे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अंतरिक्ष की, भूलोक की, पृथ्वी लोक की, द्यू मतलब आसमान की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक पृथ्वी वाले आपके देवता थे, एक आकाश वाले थे द्यू वाले, एक अंतरिक्ष वाले देवता थे। तो अलग अलग जगह के हमने अलग अलग देवता बना रखे थे। इससे भी ये पता चलता है कि हमारा साइंस का नॉलेज ठीक ठाक था उस टाइम पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका देववाद। ज्यादातर जो आपके सूक्त हैं, जो मंत्र हैं, वो किससे रिलेटेड है, स्तुति, प्रेज करने से, किसके, देवताओं के। तो आपको ये याद रखना है। फिर आता है यहाँ पे दार्शनिक सूत्र। अब आप सोचेंगे कि दार्शनिक सूक्त ऋग्वेद में कहाँ है। हमने मैक्सिमम तो यही देखा है कि देवताओं के स्तुति में ज्यादातर सूक्त जो हैं, ज्यादातर मंत्र लिखे गए। दार्शनिक सूक्त में आप देखेंगे जैसे है आपका ऋत का वर्णन है। ऋत आप देखेंगे, ऋत या ऋण जो है उसका एक टॉपिक आपको मिलेगा, है ना, उसको भी हम देखेंगे। सत्य का सिद्धांत, आत्मा और जीव का सिद्धांत।
दर्शन की बात जब हम करते हैं, मतलब फिलॉसफी की बात जब हम करते हैं, तब उसमें क्या होता है ना कि ये आत्मा क्या है और जीव क्या है, आत्मा कहाँ से आई, मृत्यु कैसे होती है, तो ये सारे जो आपके थॉट्स हैं वो किस में आते हैं, दर्शन में। और ये सारे थॉट्स, सत्य क्या है, मतलब सत्य का सिद्धांत, ये सारी चीजें आपको ऋग्वेद में मिलेंगी। तो इसलिए हमने बोला कि भाई इसमें जो आपका विषय वस्तु है, सब्जेक्ट है, वो कहीं ना कहीं फिलॉसफी से भी रिलेटेड है। ठीक है, तो फिलोसॉफिकल सूक्त जो है, मेनी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ फिलोसफी हैव बीन propounded in the Sukta of Rigved, like Rit, principle of truth, principle of soul, and यहाँ पे जीव का सिद्धांत जो है उसको भी सोल ही लिख दिया है, तो ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया सोल से रिलेटेड जो प्रिंसिपल, ये सारी चीजें आपको ऋग्वेद में मिलेंगी। ठीक है, और अभी जैसे आप डिटेल पढ़ते जाएंगे तो आपको एक चीज और समझ में आएगी कि हम देवताओं की जो स्तुति कर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ ये मतलब नहीं था कि भगवान की सिर्फ पूजा कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें उसमें छुपी हुई थी। यज्ञ वर्ड जो हम यूज करते हैं, तो यज्ञ का मतलब ये नहीं था कि बिल्कुल बड़ा सा हमने यज्ञ वेदी बना दी और यज्ञ चालू कर दिया। यज्ञ वर्ड हम यूज करते हैं किसके लिए, कर्म के लिए। आपको आपका ये यज्ञ, आपको जैसे पितृयज्ञ करना है ना, तो आपका कर्म क्या है, तो कर्म हम यहाँ पे जो कार्य है, कर्म है, वो डिफाइन करते थे यज्ञ वर्ड से। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ब्रॉड पर्सपेक्टिव लेके चलना है हर चीज का। फिर आता है संवाद सूक्त। आप देखेंगे कि संवाद जो है ऋग्वेद से स्टार्ट होता है, थोड़ा बहुत संवाद, जो बाद में कैसा होता है, आख्यान साहित्य का बीजारोपण करता है। बाद में आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पे उर्वशी का आख्यान, पुरूरवा और उर्वशी का आख्यान, यम और यमी का संवाद, ये सब आप बाद में देखेंगे, है ना, ब्राह्मण ग्रंथ उपनिषदों में देखेंगे। तो ये शुरुआत कहाँ से होती है, ऋग्वेद से होती है। तो ऋग्वेद में संवाद सूक्त जो है उसके कारण परवर्ती आख्यान साहित्य, मतलब जो बाद के साहित्य हैं, उसमें बीजारोपण किसका हुआ, आख्यान का, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे किसका हुआ, नैरेटिव जो आपका लिटरेचर है उसकी स्थापना होती है, उसका स्टार्ट माना जाता है ऋग्वेद से। एग्जाम्पल में आप देखेंगे पुरूरवा और उर्वशी का आख्यान। अच्छा, यहाँ पे कैसे होते हैं कि पुरूरवा ने कुछ बोला, उर्वशी जी ने फिर कुछ बोला, तो ये बाद में आपको मिलेगा। ऋग्वेद में इसकी शुरुआत मानी जाती है, तो एक ये भी इसका क्या है, सब्जेक्ट मैटर है ऋग्वेद का, संवाद। ठीक है, उसके अलावा एक आपको मिलेगा नदी सूक्त। नदी सूक्त में नदियों का वर्णन है, वहीं से हमें पता चलता है कि जो इलाका है जहां पे आर्य रहे होंगे वो कौन सा था। तो हमारा पाकिस्तान वाला इलाका सप्त सिंधु का, और थोड़ा भारत वाला इलाका जहां पे हमारी सरस्वती नदी बहती थी, वो वाला इलाका मेनली माना जाता है कि वहां पे आर्य रहते रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने जिन जिन नदियों का वर्णन किया है ऋग्वेद में, उसी से हमें पता चलता है कि वो नदियां उनके लिए मतलब आम रही होंगी, उनके बारे में वो जानते रहे होंगे, मतलब वो वहां पे रहते रहे होंगे। नदी सूक्त जो है उसमें 25 नदियों का वर्णन है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है सिंधु नदी, सबसे बड़ी भी है सिंधु नदी। वहां आपकी जितनी भी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो सिंधु नदी है। तो हमारे जो आर्य हैं ऋग्वेद में भी सिंधु नदी को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया। लेकिन सबसे पवित्र नदी की अगर बात करें तो वो है सरस्वती नदी। आज के टाइम पे हम घग्घर से रिलेट कर लेते हैं, सबसे पवित्र आपकी हो गई सरस्वती नदी। अब हमें नदी सूक्त से ही ये पता चलता है कि जो आपके आर्य थे उस टाइम पे, ऋग्वेद के टाइम पे, गंगा यमुना के मैदान तक नहीं पहुंचे थे, क्योंकि यमुना का सिर्फ 3 बार उल्लेख आया है, गंगा का सिर्फ 1 बार ही उल्लेख आया है। तो इससे ये भी पता चलता है कि भारत के इलाके में अगर हम बात करें तो इस वाले इलाके में आपके आर्य रहे होंगे, गंगा के मैदानों तक वो नहीं पहुंचे थे, इसलिए उसका वर्णन वहां पे नहीं मिलता। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, नदी सूक्त, एक जो हमें बताता है नदियों के बारे में, और ये भी बताता है कि ऋग्वेद के जो लोग थे वो किस इलाके में निवास करते रहे होंगे। ठीक है, ये आपने एक चीज देखी। अब यहाँ पे आता है एक विषय वस्तु जो है वो है काव्यात्मकता। काव्यात्मकता यहाँ पे क्या है, पोएटिक फॉर्म में। ऋग्वेद में उपमा अलंकार आदि का भी प्रयोग हुआ है, मतलब ऐसा अगर आप देखेंगे कि बहुत ही लिमिटेड है क्या ऋग्वेद का सब्जेक्ट मैटर, तो नहीं, बहुत ब्रॉड है। वहां पे आपको देवताओं से रिलेटेड भी चीजें मिलेंगी, ज्योग्राफी जैसे हमने नदियों का वर्णन किया है उससे रिलेटेड भी मिलेगी, हमें साइंस भी मिलेगा, वनस्पतियों के बारे में, प्लांट के बारे में हमें पता चलेगा, जैसे हमारा सोम हो गया, सोम जो हमारा प्लांट है उसके बारे में पता है हमें,
जैसे अंतरिक्ष के बारे में, है ना, अपने भूलोक के बारे में, आकाश के बारे में, हमने देवता बांट रखे हैं अलग अलग, तो हमें उसके बारे में पता है। तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा चीजें जो हैं वो ऋग्वेद बताता है ना, छोटी छोटी चीजें नहीं बताता, बहुत सारी चीजें बताता है। उसके अलावा जो उसमें मंत्र हैं उसमें उपमा अलंकार का भी उपयोग हुआ है, जैसे नदी सूक्त में सुंदर प्रकृति चित्रण उपलब्ध है। उसके अलावा कहीं श्रृंगारिकता का वर्णन है, जैसे सूर्य सूक्त में सूर्य को नायक और उषा को नायिका की भांति वर्णित किया गया है। तो ये भी आपका एक क्या है, मतलब यहाँ पे विषय वस्तु है ऋग्वेद का, कि हमें किसके बारे में पता चलता है, थोड़ा सा काव्य के बारे में पता चलता है, पोएटिक फॉर्म में है। जैसे पोएटिक हो गया यहाँ पे यूज्ड इन ऋग्वेद, फॉर एग्जाम्पल नदी सूक्त में डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्यूटीफुल नेचर, somewhere there is also a description of beauty like in Surya Sukta. So sun has been described as a hero and Usha has been described as a heroine. तो ये चीजें जो हैं आपको ऋग्वेद में मिलेंगी। तो जब आप ऋग्वेद को पढ़ेंगे, उसके विचारों को पढ़ेंगे, तो एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव रखिएगा कि भैया बहुत सारी चीजें उसमें इंक्लूड है ना। उसमें हम साइंस का पोर्शन भी देख रहे हैं, उसमें हम पोएटिक फॉर्म भी देख रहे हैं कि उसमें उपमा अलंकार का उपयोग किया गया है, ठीक है। उसके अलावा मतलब यहाँ पे पोएटिक फॉर्म में देख लिया, हमने देखा फिलॉसफी भी उसमें यूज हुई है ना, फिलॉसफी दर्शन भी यूज हुआ है कि कैसे जन्म और मृत्यु है, जीवात्मा आत्मा का क्या है सिद्धांत, उसके अलावा सत्य का सिद्धांत क्या है, तो फिलॉसफी भी है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में आपको भूगोल के बारे में भी पता चलेगा, है ना, नदी सूक्त से भौगोलिक जो आपका उस टाइम पे व्यवस्था थी, कहाँ पे हम भौगोलिक रीजन में रहते थे, वो चीजें हमें पता चलती हैं, भूगोल की पता चलती है। उसके अलावा हमें इतिहास के बारे में, कला संस्कृति के बारे में भी पता चलता है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर जो है वो भी किससे पता चल रहा है, हमें ऋग्वेद से ही पता चल रहा है। तो ये एक आपको दिमाग में क्लियर रखना है कि कैसे हम डिटेल पढ़ रहे हैं ऋग्वेद के माध्यम से और सारी चीजों का, ठीक है। जब हम संकल्पना और विचार कहते हैं कि संकल्पना और विचार क्या है ऋग्वेद का, तो आपको सारी चीजें फिर बैकग्राउंड में आनी चाहिए। इसके अलावा आपने देखा कि कैसे नरेशन स्टार्ट होता है ना। यहाँ पे जो आपके उर्वरव और उर्वशी का आख्यान जो है, ये सारी चीजें आप बाद में देखेंगे। तो कैसे स्टार्टिंग जो है ऋग्वेद से होती है। उसके अलावा जब हम इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास वाला पोर्शन अगर हम देखें, तो उसमें आप फिर डिटेलिंग पढ़ती हैं समाज के बारे में, आप आर्थिक व्यवस्था के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, जैसे जन क्या है, विष क्या है, जो आपका टैक्स होता था जिसको हम बलि बोलते थे, वो क्या है। तो वो सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ते हैं। गाय के बारे में हम पढ़ते हैं कि गाय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती थी, है ना। तो ये भी हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे, इतिहास वाला पोर्शन भी। अभी जो पोर्शन हमने कवर किया है वो किसका है, कि आपको पता चले कि इसके जो सब्जेक्ट है ऋग्वेद का वो किससे किससे रिलेटेड है। तत्कालीन सभ्यता और संस्कृति के बारे में हमें पता ही चलता है, ये मैं आपको शुरू में बता ही चुकी हूँ। अब यहाँ पे हम जो पोर्शन दूसरा देखेंगे वो कौन सा देखेंगे, इसके ऋग्वेद के काल के अध्ययन के लिए साक्ष्य कौन कौन से हमें मिले हैं, एविडेंस ऑफ द स्टडी ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड। ये आपका इतिहास वाला पोर्शन चालू हो गया। विचार वाला पोर्शन हमने कवर कर लिया। अब जो चालू हो रहा है वो हो रहा है हिस्ट्री वाला, इतिहास वाला पोर्शन। सबसे पहले हम इतिहास में क्या पढ़ते हैं कि भाई हमें एविडेंस कहाँ कहाँ से मिला है, ऋग्वेद से संबंधित, ऋग्वैदिक काल से संबंधित, है ना, ऋग्वैदिक पीरियड से संबंधित। तो सबसे पहले हमें पुरातात्विक साक्ष्य जो आपका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है वो मिला है। सबसे पहला चित्रित धूसर मृदभांड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पेंटेड ग्रेवेयर। ये आपको अलग अलग मिलेंगे, है ना, हड़प्पा के बाद के टाइम पे, वैदिक टाइम, उत्तर वैदिक टाइम पे आपको ये मेन मिलेंगे जो बताते हैं उस टाइम के बारे में। तो आपका हो गया पेंटेड ग्रेवेयर, PGW आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं, ये चित्रित धूसर मृदभांड। ये हो गया पुरातात्विक साक्ष्य पहला ऋग्वैदिक टाइम का। दूसरा हो गया बोगजकोई अभिलेख। ये आपको लूसेंट में भी मिल जाता है कि बोगजकोई अभिलेख में दो राजाओं के बीच संधि होती है, जिसमें जो आपके ये वैदिक देवता हैं उनका नाम आता है। कौन कौन से, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। इससे भी पता चलता है कि इनका इलाका क्या रहा होगा और जो ऋग्वेद टाइम है वो कौन सा टाइम था, ठीक है। तो ये 1400 ईसा पूर्व के आसपास ये बोगजकोई अभिलेख आपका मिलता है, मतलब 1400 ईसा पूर्व का है बोगजकोई अभिलेख। वो हमें टाइम बताता है ऋग्वेद का, कि उसी टाइम पे आपका ऋग्वैदिक पीरियड रहा होगा, ठीक है।
तीसरा हमें मिलता है कस्सी अभिलेख। कस्सी अभिलेख कहाँ पे है? ये आपका 1600 ईसा पूर्व का हमें मिला हुआ है। कस्सी अभिलेख में क्या होता है कि इससे पता चलता है कि जो ईरानी आर्य थे उनकी एक शाखा भारत आई थी। इसलिए आपके कुछ हिस्टोरियन ये मानते हैं कि जो आर्य थे वो ईरान से आए थे, सेंट्रल एशिया वाले पोर्शन से आए थे। ठीक है, तो कस्सी इंस्क्रिप्शन हो गया। फ्रॉम दिस इट इज नोन दैट अ ब्रांच ऑफ इरानियन आर्यंस हैज कम टू इंडिया। ठीक है, ईरान आर्य के जो एक शाखा थी वो भारत आई थी। उसके अलावा बोगसकोई में मैंने आपको बता ही दिया, दो राजाओं के बीच संधि होती है, वहां पे हम ऋग्वैदिक जो आपके देवता हैं उनका नाम लेते हैं, जो कि 1400 ईसा पूर्व 1400 बीसी पुराना है, और कस्सी अभिलेख 1600 बीसी पुराना है। तो हम ओवरऑल दिमाग में लेके चलते हैं कि इतना ही टाइम रहा होगा ऋग्वैदिक पीरियड का। ठीक है, उसके अलावा साहित्यिक साक्ष्य की बात करें, जब हम लिटरेरी सोर्स की बात करते हैं तो हमें सीधा सीधा ऋग्वेद ही मिला है, उसके 10 मंडल और 1028 सूक्त। तो ये आपके कैसे हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे साहित्यिक साक्ष्य, लिटरेरी सोर्सेस। ठीक है, फिर आर्यों का मूल स्थान, ये ओरिजिनल प्लेस कहाँ था आर्यंस का, इस पे बहुत ही ज्यादा विवाद है। क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं? अगर आपको याद होगा प्रीवियस ईयर के आपने क्वेश्चन देखे हैं तो हमेशा क्या पूछा जाता है, हिस्टोरियन का नाम और उसने क्या बोला है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, है ना। 2021 में शायद बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए मैंने एक बार पूरा लिख दिया है। मेन आपको याद रखना है, जैसे यहाँ पे आपको ब्रह्मर्षि देश मिलेगा, यहाँ पे आपको सप्त सैंधव क्षेत्र मिलेगा। जैसे ब्रह्मर्षि आप पढ़ेंगे भारतवर्ष के टाइम पे, ब्रह्मर्षि वाला एरिया कौन सा है, तो गंगानाथ जी ने बोला है, या आप झा सिर्फ याद कर लीजिए, झा जी ने बोला है कि ब्रह्मर्षि देश में रहते थे। अविनाश चंद्र जी ने बोला है सप्त सैंधव क्षेत्र में रहते थे, क्योंकि उनकी जो 25 नदियां हैं उनमें से मैक्सिमम नदियां कौन कौन सी हैं, आपकी सप्त सैंधव वाली, मतलब सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां हैं। तो इसलिए इन्होंने माना कि भाई वही इलाका जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों वाला इलाका है, भारत और पाकिस्तान वाला, वहीं पे वो उनका ओरिजिन हुआ है। त्रिवेदी जी क्या मानते हैं, ये मुल्तान वाला इलाका है ना, वहां पे ये मानते हैं। बाल गंगाधर तिलक का इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये मानते हैं कि भाई नॉर्थ पोल से आए थे, ये याद रखिएगा, नॉर्थ पोल रीजन बाल गंगाधर तिलक मानते हैं नॉर्थ पोल से आए थे आपके आर्यस। फिर जो आपके गाइल्स हैं, पी गाइल्स, वो तो हंगरी, यूरोप, मैक्सिमम जो आपके यूरोप वाले हैं हिस्टोरियंस वो तो यही मानेंगे कि भाई हमारे यहाँ से ही गए थे, यूरोप से गए। तो ये तो पी गाइल्स जो है वो मानते हैं कहाँ से, हंगरी, यूरोप से। ये गार्डन चाइल्ड याद रखिएगा, जिसने बोला था साउथ रशिया से आए हैं, दक्षिणी रूस से, सीधे सदर्न रशिया से आए हैं आपके आर्य, मतलब वहां पे ओरिजिन रहा है, फिर भारत आए तो दक्षिणी रूस रहा होगा। पेंका जर्मनी मानते हैं, सर विलियम जोन्स यूरोप मानते हैं, एडवर्ड मेयर बैक्ट्रिया, मैक्स मूलर का याद रखिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो एक्सेप्टेड है वो है मैक्स मूलर का, कहाँ पे, ये है सेंट्रल एशिया। ठीक है, हमने ईरान पे अभी देखा है, कस्सी अभिलेख, ईरानी जो आर्य हैं उनकी एक शाखा भारत में आई थी। तो मैक्स मूलर जो है वो मानते हैं सेंट्रल एशिया वाले पार्ट में रहे होंगे आर्य और फिर भारत आए। दयानंद सरस्वती का याद रखिएगा, वो तिब्बत मानते हैं। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक नॉर्थ पोल, आपके मैक्स मूलर सेंट्रल एशिया, दयानंद सरस्वती तिब्बत। उसके अलावा जो आपका चाइल्ड जो है सदर्न रशिया वाला इलाका मानता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके अलावा ये यूरोप और उसका आसपास का एरिया आपको याद नहीं रखना। उसके अलावा सप्त सैंधव तो मेन आपको याद रखना है, ये किसने बोला है, अविनाश चंद्र जी ने बोला, जहां पे हम सिंधु और उसकी पूरी ट्रिब्यूटरी सहायक नदियां पढ़ते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका राजनीतिक विस्तार, पॉलिटिकल एक्सटेंशन कहां तक हो रखा था, पॉलिटिकल एक्सपांशन। डॉक्टर जैकोबी के अनुसार आर्यों ने भारत पर कई बार आक्रमण किया, मतलब इनका यह है कि भारत बाहर, मतलब आपके आर्य बाहर से आए थे तो कई बार इन्होंने आक्रमण किया, और ऐसे धीरे धीरे बहुत सारी शाखाएं भारत आती है, मतलब ऐसे ग्रुप में, कबीलों में बटा होता था। अच्छा, इमेजिन क्या करना है आपको, बड़े बड़े ऐसे आदि मानव टाइप के लोग हैं, है ना, थोड़ा सा ठीक है आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आदि मानव आपको इमेजिन करना है, और ये इमेजिन करना है कि कैसे वो कबीले में रहते हैं, और वो धीरे धीरे कुछ कबीले जो हैं भारत पे हमला करते हैं और यहाँ आके बस जाते हैं, ऐसा इमेजिन आपको करना है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण कबीला जो था आर्यों का वो था भरत, और ये आप बार बार पढ़ेंगे, दशराग युद्ध में भी पढ़ेंगे, हमारे भारतवर्ष का नाम भरत मतलब इसी कबीले पे होगा, ये भी कुछ लोग कुछ इतिहासकार मानते हैं। तो ये आपको महत्वपूर्ण कबीला याद रखना है, वो था भरत कबीले का जो शासक वर्ग था। अच्छा, एक पूरा कबीला है जिसमें से कुछ लोग जो हैं वो सोल्जर वाला काम करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो
दूसरा काम करते हैं, है ना। तो ऐसे ही जो शासक वर्ग था भरत कबीले का, उसका नाम था त्रित्सु। तो याद रखिएगा, अगर स्पेशली भरत कबीले का शासक वर्ग पूछा जाए और भरत आपको ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो ये त्रित्सु आपको याद रखना है। त्रित्सु जो है वो कबीले का नाम था, ठीक है। त्रित्सु कबीले या वर्ग का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे हम दशरथ युद्ध में पढ़ते हैं ना, भरत कबीला के बीच सुदास जो थे उससे रिलेटेड थे, तो सुदास का किस कबीले से रिलेटेड थे, ये किस वर्ग से रिलेटेड थे। तो अगर भरत ऑप्शन में नहीं है तो दूसरा नाम आपको क्या याद रखना है, त्रित्सु, ठीक है। त्रित्सु कबीले से रिलेटेड थे। त्रित्सु क्या था, भरत कबीले का ही एक वर्ग था। नेम ऑफ रूलिंग क्लास ऑफ भरत क्लैन वो था त्रित्सु। तो भरत आपका क्लैन था, उसमें भी एक रूलिंग क्लास था, उसका नाम था त्रित्सु, ठीक है। वहीं से आपको मिलेंगे अभी कौन, सुदास जी, जो कि दशराग युद्ध में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर आता है ऋग्वेद के पंचजन। अच्छा, जब आप पॉलिटिकल व्यवस्था पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जन, जन से छोटा होता है विश्व, विश्व से छोटा होता है आपका ग्राम, और ग्राम से छोटा होगा आपका यहाँ पे कुल। तो यहाँ पे जो ये जन है, मतलब जन आपका एक कबीला, आप मान के चलिए कबीले की ही व्यवस्था हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका जन है उसमें आपको एक नाम मिलेगा पंचजन, मतलब 5 जनों की बात कर रहे हैं हम, 5 कबीलों की बात कर रहे हैं। पंचजन कौन कौन से हैं, अच्छा ये याद रखिएगा, ये एमपीपीएससी मेंस में पूछा जा चुका है। अब मेंस में जब पूछा जा चुका है मतलब आपको ये पांचों के पांचों याद होने चाहिए, क्योंकि वहां पे तो लिखना है। प्रीलिम्स में तो फिर भी 4 ऑप्शन में आपको टिक करना है देख के, यहाँ तो लिखना पड़ेगा, तो आपको मतलब याद होना चाहिए, और पूछा जा चुका है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ऋग्वेद के जो पंचजन हैं वो कौन कौन से हैं, वो है पुरु, यदु, तुर्वस, अनु और द्रोह्यु। इसमें से 2 नाम जो है वो थोड़ा खतरनाक है, एक आपका द्रोह्यु हो गया, एक हो गया तुर्वस। 3 तो छोटे छोटे से नाम हैं, जैसे आपका हो गया अनु, यदु और पुरु। पुरु, यदु, अनु, ये आपको 3 अलग कर लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप पुरु अलग लिख लेंगे, एक अनु लिख लेंगे और एक यदु लिख लेंगे, है ना। यदुवंशी हो गया, पुरुवंशी हो गया, पुरु फिर आगे हम कुरुवंशी भी पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, पुरु हो गया, यदु हो गया, यदुवंशी, अनु हो गया, यहाँ पे अनु हो गया। 2 आपको थोड़ा कठिन मिलेंगे, एक है यहाँ पे तुर्वश और दूसरा है आपका द्रोह्यु, है ना, दूध से रिलेटेड है कुछ ऐसा द्रोह्यु, और एक हो गया आपको तुर्वस, है ना। तुर्वश और द्रोह्यु 5 आपको याद रखने हैं। अनु, अनु के साथ कौन है, पुरु है, यदु है, एक है तुर्वश, एक है द्रोह्यु, ठीक है। इसमें से भी आपका जो यदु है और जो तुर्वस है, ये दोनों क्या कहलाते थे, दास कहलाते थे। आप देखेंगे कि जो आर्य हैं और जब वो भारत आते हैं तो जितने भी अनार्य होते हैं उनको दास या दस्यु कह के बुलाते थे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको याद रखना है, यदु और तुर्वस जो है वो क्या कहलाते थे, दास कहलाते थे। पंचजन का नाम याद रखेगा, पुरु, यदु, तुर्वस, अनु और द्रोह्यु। उसके बाद यदु और तुर्वस जो है वो स्लेव्स कहलाते थे, है ना, या दास कहलाते थे। दासी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, दास या दस्यु। तो यहाँ पे हो गए यदु और तुर्वस, ठीक है। पंचजन का नाम आपको जरूर याद रखना है। यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे हम इतिहास वाला पोर्शन अभी पढ़ रहे हैं, है ना। हमने जो मेन विचार वाला पोर्शन था कि कौन सा विषय वस्तु जो है आपके ऋग्वेद में है, उसके अलावा इतिहास वाला जो पोर्शन है, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, वो सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। ऋग्वेद के आपके जो पंचजन है आपको वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। विषय वस्तु हमने देख ही ली, ठीक है, हमने शाखाएं देख ली, आपको याद रखना है शाखाएं जो हैं 5 हैं, है ना, वो पूरी की पूरी आपको थोड़ा दिमाग में होना चाहिए। शाकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो तो होनी चाहिए। फिर हमने 2 क्या पढ़े हैं, हमने यहाँ पे ब्रांचेस पढ़ी हैं, मतलब यहाँ पे एक आपका हो गया अष्टक क्रम हो गया और एक आपका मंडल क्रम हो गया, ठीक है। 10 मंडल हैं और अष्टक में 8 अष्टक क्रम है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, जितनी चीजें हम करते चल रहे हैं याद रखिएगा, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से याद रखनी है। डिटेलिंग आपको बहुत सारी क्या है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि याद करनी पड़ जाए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे टफ भी पूछे जाते हैं, और कभी कभी हम ऊपर ऊपर से देखते हुए चलेंगे। जैसे हमने देखा कि किसने ओरिजिन कहाँ पे बताया है, बाल गंगाधर तिलक का याद रखना है, नॉर्थ पोल उन्होंने बोला है, उत्तरी ध्रुव आपके दयानंद सरस्वती जी ने तिब्बत बोला है, उसके अलावा हमारे अविनाश जी ने बोला है कि सप्तसंधव वाला इलाका था, ठीक है। तो ये जो मेन नाम है वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। मैक्स मूलर का आपको सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया याद रखना है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। कोई भी डाउट है तो आप 6261759009 इस पे कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कॉल करके पूछ सकते हैं।
टेलीग्राम में आपको, टेलीग्राम जो आपका ब्राह्मी एकेडमी का है, वहां पे सारी आपको पीडीएफ मिलेंगी। तो याद रखिएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल, सारी पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएंगे। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।